Good afternoon everyone. I am Anupam Kumari and welcome all my students to Purnia Live classes. Dear students, in today's class, what we are going to discuss? Today we are going to discuss the two chapters. First one is what is wrong with Indian films and second one is what is wrong with Indian films by Satyajit Ray, and the second one is acceptance speech by Aung San Suu Kyi. So let's start the first chapter. What is wrong with Indian films? तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा उसका जो थीम है और जो उसके राइटर के बारे में थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो हम पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, वो एक एसे के फॉर्म में है। वो क्या है, वो एक एसे है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स जो है वो एसे है और ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। सत्यजीत रे। अब ये सत्यजीत रे कौन है? ही इज़ अ फेमस फिल्म डायरेक्टर। वो कौन है? इज़ अ फेमस फिल्म डायरेक्टर। और बच्चों जैसा कि आपको चैप्टर ही देख रहे हो उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो इस चैप्टर में सत्यजीत रे जो कि एक बहुत ही फेमस वेल नोन फिल्म डायरेक्टर हैं, तो ये इंडियन सिनेमा जो है, इंडियन सिनेमा एक आर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और वर्सेटाइल फॉर्म है। तो इसके बारे में उन्होंने इंडियन सिनेमा के जो भी वीकनेस या जो प्रॉब्लम्स है वो क्या उनके अकॉर्डिंग क्या क्या उनको ये लगता है कि जैसे ये सारी चीज़ें उनकी कमियां, वीकनेस मीन्स क्या होता है, जो उसकी कमियां हैं और प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं, तो वो भारतीय सिनेमा में जो गलतियां या जो वो कमज़ोरियों को जो देखते हैं तो उसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है कि हमारा जो इंडियन सिनेमा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म होने के बावजूद इसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए या जो इंडियन सिनेमा है वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो जो अपने सोसाइटी में वो देख रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में वो देख रहे थे कि वहाँ पे बहुत इमिटेशन का काम हो रहा था। लोग जो है इंडियन सिनेमा जो है वो दूसरे वेस्टर्न कंट्री स्पेशली जो हॉलीवुड मूवी है उनको वो कॉपी करती है और इसके अलावा इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन नहीं होती है, कोई इसकी स्टोरी जो होती है वो अनरियलिस्टिक चीज़ों पे बेस्ड होती है जो कि रियलिटी से नहीं जुड़ी हुई है। और जब इंडियन सिनेमा जो दूसरे सिनेमा हॉलीवुड की फिल्मों को जो कॉपी करती है तो वो करना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो हॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ पे बेस्ड होती है और वहाँ का जो कल्चर होता है वो इंडियन कल्चर से, जो भारतीय संस्कृति उससे बिल्कुल अलग थलग होता है। वहाँ का जो सोसाइटी को जिस तरह के दिखाते हैं वो उस तरह की सोसाइटी हमारे इंडिया में नहीं है। तो जो कहानियाँ वो उसको इमिटेट करने के चक्कर में, नकल करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, उस तरह की स्टोरियों पे वो जो है कहानियों पे वो फिल्म बनाते हैं जो कि कहीं से भी सही नहीं है। वो कैसा होना चाहिए, एक्चुअली वो इंडियन कल्चर पे बेस्ड होना चाहिए, जो इंडियन सोसाइटी को वो पोर्ट्रे करे, इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। और उसमें क्या होता है, अननेसेसरी सॉन्ग्स और म्यूज़िक होते हैं जहाँ पे भी सिनेमा में कहीं गाने की ज़रूरत नहीं फिर भी वो हर चीज़ में गाना डाल देते हैं। और जो उसका जो मेन कंटेंट होता है, जो लाइफ जो से उसका सिनेमा का एक मेन कंटेंट होता है उस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए। तो उसका क्या होता है, उसको इग्नोर करके और हमें उस दूसरे किसी कंटेंट पे बना लेते हैं जो कि हमारे कल्चर में बिल्कुल वो फिट नहीं बैठता है। और दूसरी बात क्या होता है कि लोग जो है ना पिक्चर की, इंडियन सिनेमा की जो उसकी जो क्वालिटी है उसका जो उस पर वो क्वालिटी पे कम ध्यान दे के उसको क्या कहते हैं, वो जो उसका किस तरह से फिल्म का अच्छे से क्या कहते हैं जो लॉन्च होता है या उसकी जो प्रचार की जाती है वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि उनका बिजनेस अच्छा हो। मतलब उनका फोकस इंडियन सिनेमा की सोसाइटी पे ना होकर सिर्फ अपने बिजनेस पे होता है कि कैसे उनका बिजनेस जो है वो आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें वो कमियां देखते हैं, तो इसके बारे में ही चैप्टर है। तो मैंने पहले बताया कि ये किस फॉर्म में है, ये एक एसे का फॉर्म है, ये निबंध के रूप में है और ये किसके द्वारा लिखा गया, ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है और जो कि एक बहुत ही वेल नोन फिल्म डायरेक्टर है। और उनका जो बर्थ का जो ईयर है वो सेकंड में 1921 है।
ये उनका जो बर्थ ईयर है, ये डेट और उनका डेट ऑफ बर्थ है। और उसके अलावा वो क्यों, उनके जो कुछ फेमस वर्क्स हैं, उनके जो फेमस वर्क हैं उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इसमें आप कॉपी में से नोट डाउन करते जाओगे। फर्स्ट है उनका पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली। सेकेंड वन अपराजितो, फिर थर्ड है उनका चारुलता, फोर्थ आर फिल्म्स, देयर फिल्म्स, और जो आपका ये जो प्रेजेंट चैप्टर जो है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, वो उनके एक किताब का नाम जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या फिल्म बुक का नाम है, आर फिल्म्स देयर फिल्म्स, हमारी फिल्में उनकी फिल्में। ये जो उनके जो किताब है उसी से ये वाला जो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन सिनेमा जो आपका चैप्टर है वो वहाँ से लिया गया है। ये चार उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा एक और वर्क जो है उनका है शतरंज के खिलाड़ी। वो क्या है? शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी। तो ये इनके क्या है, इनके फेमस वर्क्स हैं। ये क्या है? इनके फेमस वर्क्स हैं। और इनके अलावा ये बच्चों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका ये जो ऐसे का जो ये एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से लिया गया? तो उनकी किताब आर फिल्म्स देयर फिल्म्स से लिया गया। तो इसे आप नोट डाउन करोगे। और उसके बाद उन्हें बहुत सारे फेमस अवार्ड्स भी मिले हैं। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स होते हैं वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं, वो प्लेस क्या है? वेनिस, कांस और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये सारे प्लेस पे जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं यहाँ उन्हें वो अवार्ड मिल चुका है। कौन कौन सी जगह पे, किस किस फिल्म फेस्टिवल में? वेनिस, कांस और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अवार्ड्स मिला है। और उसके अलावा उन्हें जो डॉक्टरेट की डिग्री वो उन्होंने कहाँ से ली है? डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें कहाँ मिली, कहाँ से मिली है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आपका क्या है? ये आपके राइटर से रिलेटेड जो जितने भी एमसीक्यू आपके बनते हैं चैप्टर से वो मैंने बता दिया। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसे याद करोगे। और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो जनरली हमारे चैप्टर से आते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि जो इंडियन सिनेमा जो कि आर्ट का एक पोटेंट मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली। पोटेंट मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली। पोटेंट एंड वर्सेटाइल। और क्या कहा गया? पोटेंट एंड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुमुखी प्रतिभा, या आप कह सकते हो जो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ जो लेकर चलता है उसे वर्सेटाइल कहा जाए, जिसमें कि बहुत सारे क्वालिटी एक साथ होते हैं। तो ये इंडियन सिनेमा को सत्यजीत रे के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये बहुत ही पोटेंट और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म है। और इसमें ये भी उन्होंने बताया है कि इस आर्ट फॉर्म में जो बहुत सारे जो हमारी जो म्यूज़िक है, पोइट्री है, या आप कह सकते हो आर्किटेक्चर है, और जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी है, तो ये सारे इसके क्या है? फॉर्म है। और उसमें आप देखते हो एक सिनेमा जो बनता है तो क्या उसमें सिर्फ एक हीरो और हीरोइन या कोई मेन कैरेक्टर होता है, उसके अलावा बहुत सारे सीन्स होते हैं, उसमें सॉन्ग्स होते हैं, उसका म्यूज़िक होता है, ये सारी चीज़ मिलके एक मूवी बनती है। तो ये सारे चीज़ का ये क्या है? एक सम्मिलित रूप है। ये सारे चीज़ मिलकर एक इंडियन सिनेमा बनते हैं। और उन्होंने इसमें ये भी बताया है कि जो इंडियन जो सिनेमा है वो हॉलीवुड के बाद इसका दूसरा पोजीशन आता है। जो हॉलीवुड है
हॉलीवुड इसका क्या है, इसका फर्स्ट पोजीशन है किस चीज़ में, फिल्म प्रोडक्शन में। हॉलीवुड का किस नंबर पे, इसका फर्स्ट नंबर पे आता है फिल्म प्रोडक्शन के मामले में, और दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि उसका फिल्म प्रोडक्शन के फील्ड में इंडिया का कितना नंबर आता है, तो वो हॉलीवुड के बाद है, तो इंडिया का नंबर क्या है, सेकेंड पोजिशन पे आता है। और इसमें साइंस का भी मिक्सचर होता है। तो ये सारी चीज़ उन्होंने इंडियन सिनेमा के वीकनेस और प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं, तो हमारा चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इज अ और एन। ये क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये क्या है, ये क्या है, किस फॉर्म में, ये एसे के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या है, इज एन एसे। एसे मीन्स ये निबंध के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम। टेकन मतलब क्या होता है, टेकन फ्रॉम मीन्स कि कहाँ से ये लिया गया है। तो मैंने बताया, क्या बताया आपको, कि ये आपका आर फिल्म्स देयर फिल्म्स से लिया गया है। वो जो उनकी एक किताब है आर फिल्म्स देयर फिल्म्स, उसी किताब से ये इनका जो प्रेजेंट चैप्टर है ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डैश इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि किस चीज़ को बहुत ही शक्तिशाली और बहुमुखी कला कहा जाता है, कला का रूप कहा जाता है। तो वो क्या है, वो सिनेमा है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका जो रॉ मटेरियल, जो बेसिक चीज़ है वो क्या है सिनेमा का, तो वो लाइफ है। ये भी आप इसे भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन। इंडिया जो है वो किस चीज़ के लिए वो मार्केट प्रोवाइड करती है, तो वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए, फॉर ओन प्रोडक्ट, अपने सामान के लिए या अपने किसी चीज़ को, उसी प्रोडक्ट को वो क्या करती है, लॉन्च करती है। तो इट ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर ऑल वी डू possesses द प्राइमरी टूल्स ऑफ। उनका कहना है कि जो भारतीय सिनेमा की ये सब जो उन्होंने खामियां बताई हैं, तो वो कहते हैं कि इसके लिए तो सबको ही मिल के रिस्पॉन्सिबल है। कोई एक आदमी तो अगर पॉसिबल नहीं है कि वो एक सिनेमा बना ले, फिल्म बना ले, तो उसमें क्या कहते हैं कि सारे लोग जो है ना अपना अपना वो ब्लेम एक दूसरे पे डालते हैं। कि कुछ कहते हैं कि वो टूल्स को अपने ब्लेम करते हैं कि मेरे पास जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का जो इक्विपमेंट्स होता है, जैसे कि कैमरा है या साउंड सिस्टम है या उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सही नहीं है। और कोई कहता है कि उनके पास स्टोरी तो अच्छी है लेकिन उन्हें उसे बनाने का उतना इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मतलब वो हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच के वो अपना ब्लेम जो है ना एक दूसरे पे आरोप लगाते कि नहीं मेरे पास ऐसा नहीं था, इस वजह से मैं इतने अच्छे सिनेमा नहीं बना सकती, जबकि मेरे दिमाग में आइडिया है। मीन्स वो हर कोई अपना अपना एक्सक्यूज़ देता है। तो इसलिए कहते हैं कि राइटर के अकॉर्डिंग आफ्टर ऑल वी डू पोजेसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ। उनका कहना है कि हमारे पास जो फिल्म मेकिंग का जो प्राइमरी टूल्स होता है, जो सबसे बेसिक चीज़ होता है, जो ज़रूरी चीज़ होता है, वो हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी पोजेसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। फिल्म बनाने के लिए जितने भी प्राइमरी टूल्स की ज़रूरत होती है, जो बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारे पास वो अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे यूज टू कंपोज डैश फॉर हिज ओन फिल्म्स। वो अपने सिनेमा के लिए उन्होंने खुद क्या किया है, उन्होंने म्यूज़िक भी कंपोज किया है। कंपोज म्यूज़िक फॉर हिज ओन फिल्म्स, उसने अपने फिल्म के लिए क्या किया, म्यूज़िक कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन म्यूजिक इज लार्जली, जो इंडियन म्यूजिक है वो लार्जली क्या है, इम्प्रोवाइजेशनल है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इम्प्रोवाइजेशनल। इसका मतलब होता है कि उस पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर क्या होता है, वो चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेंट नहीं है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि इंडियन म्यूजिक को इम्प्रोवाइजेशनल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ डैश।
जो भारतीय सिनेमा है उसको किस चीज़ से दूर रहना है, किस चीज़, वो क्या चीज़ है जो उसमें नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज। इनकन्सिस्टेंसीज का मतलब क्या, जो भी विसंगतियां हैं, विसंगति मतलब क्या, जो गलतियां हैं या जो उसकी खामियां हैं उस चीज़ से क्या होना चाहिए, उसको दूर होना चाहिए, उससे वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन फिल्म्स इमिटेट स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम। बच्चों इमिटेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कॉपी करना या फिर उसकी नकल करना। इमिटेट करना मतलब क्या होता है, नकल करना। तो वो किसके स्टोरी को, भारतीय सिनेमा जो वो किसके स्टोरी को वो क्या करती है, इमिटेट करती है, उसकी नकल करती है, उसको कॉपी करने की कोशिश करती है। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलीवुड। बॉलीवुड तो बच्चों ये जो हमारा इंडियन फिल्म है वो बॉलीवुड ही कहलाता है, और टॉलीवुड तो जो तेलुगु की है, जो साउथ इंडियन मूवी जो बनती है वो टॉलीवुड का होता है। तो यहाँ पे आपका ये सारा आंसर नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो किसकी फिल्म स्टोरी को कॉपी करती है, तो वो हॉलीवुड के स्टोरीज़ को कॉपी करती है, वहाँ के फिल्मों को कॉपी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मच डैश। तो उनका कहना है कि एक सिनेमा को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें तो एक्शन, म्यूज़िक और स्टोरी तो होता है, उसे ग्लॉस की ज़रूरत नहीं है। ग्लॉस का मतलब होता है चमक धमक, कोई दिखावा या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट। तो क्या कहते हैं कि इट डज़ नॉट नीड मच ग्लॉस, उसे ज़्यादा चमक धमक की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी ग्लॉस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, Who has written the essay What is wrong with Indian films? ये इसके किसके द्वारा लिखा गया, सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। Yes, this one is also very important. The first short film in India was produced in, जो पहला जो शॉर्ट फिल्म बना था वो कब बना था, 1907 में बना था। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म 1907 में बना था, और फर्स्ट फीचर फिल्म मीन्स की जो पूरी सिनेमा थी वो फीचर फिल्म, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये कब बना था, ये 1913 में बना था, 1913 ईस्वी में। तो याद रखोगे कि क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, अगर शॉर्ट फिल्म के बारे में पूछा जाएगा तो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो थी वो 1907 में बनी थी, 1907 में बनी थी, लेकिन पहला जो फीचर फिल्म जो पूरा सिनेमा जो था वो कब फर्स्ट हुआ था, तो वो 1913 में होगा, 1913 ईस्वी में। तो ये डेट जो ईयर है इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए, आपको ऑप्शन को पहले देखने से पहले आपको क्वेश्चन को देखना है कि फर्स्ट उसमें शॉर्ट फिल्म है या फर्स्ट फीचर फिल्म पूछ रहा है। Next question, it should be realized that the average American film is a bad dash। तो अमेरिकन फिल्म को, जो वेस्टर्न मूवीज़ होते हैं, उसे क्या कहा गया, ये सत्यजीत रे के अकॉर्डिंग वो जो अमेरिकन फिल्म है वो क्या है, वो एक बैड मॉडल है। क्या है, वो एक बैड मॉडल है, क्योंकि वो हमारे इंडियन सोसाइटी में वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। वहाँ का कल्चर और हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए क्या है, अमेरिकन फिल्म को उन्होंने एक बैड मॉडल कहा है। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको भी बताया। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा, रॉ मीन्स ऐसे तो कच्चा माल होता है, यहाँ पे कच्चा माल इन द सेंस जो बेसिक चीज़ होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सिनेमा का, वो क्या होता है, तो वो उसका लाइफ होता है, जीवन पे जो वो बेस्ड होता है ना, तो इट इज़ लाइफ। ये सबसे रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा क्या होता है, लाइफ इटसेल्फ होता है। यस, दिस क्वेश्चन इज हियर। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड? फर्स्ट फीचर फिल्म जो है वो किस ईयर में प्रोड्यूस हुआ था, 1913 में। और 1907 में क्या हुआ था, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, the cinema dash in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts, major and minor। तो सिनेमा में ये सारी चीज़, मेजर एंड माइनर मीन्स होता है कमो बेश, मतलब ज़्यादा या कम। तो मेजर और माइनर किस चीज़ का होता है, फंक्शन ऑफ, इसमें पोइट्री भी होती है, म्यूज़िक होता है, उसके अलावा पेंटिंग होते हैं, ड्रामा, आर्किटेक्चर, ये सारे मिलकर एक सिनेमा को बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ये सारे चीज़ इसमें क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, मतलब
मिले हुए होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे रेस्क्यूज और डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नाश होना, और डिलीट मीन्स मिट जाना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंबाइन। ये सारे जो आर्ट के जो ये डिफरेंट फॉर्म्स है जो भी आपने यहाँ पे देखा, चाहे वो पोइट्री हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो या आर्किटेक्चर हो, तो ये जो अलग अलग फॉर्म है ये सारे मिलकर एक सिनेमा को बनाते हैं। तो इसमें ये सारे चीज़ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, सम्मिलित होते हैं। कंबाइन मतलब सम्मिलित या मिला हुआ होना होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इप्टाज, ये इंडियन प्रोडक्शन ऑफ थिएटर एसोसिएशन करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इप्टाज का जो इन्होंने ये जो मूवी बनाई थी, उस मूवी का क्या नाम है? पहला है धरती के लाल, और जो शंकर दूसरे एक डायरेक्टर है उनकी एक सिनेमा है कल्पना। ये बच्चों दो अलग अलग सिनेमा का नाम है, धरती के लाल और कल्पना। देख रहे हो आप, डायरेक्टर का भी नाम यहाँ दिया हुआ है, ये शंकर के कल्पना है और ये इप्टा का धरती के लाल है। तो ये दोनों फिल्म जो थी, इसकी जो सत्यजीत रे जो हमारे इस चैप्टर के प्रेजेंट चैप्टर के जो राइटर है, उन्होंने इन दोनों फिल्म की बहुत तारीफ़ की थी, बहुत एडमायर किया था, कि उन्होंने कहा था कि यस, ये जो है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये स्टोरी जो है, ये जो सिनेमा है, इसकी जो कहानी है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो इन दोनों सिनेमा का उन्होंने बहुत तारीफ़ किया था, उनके अकॉर्डिंग ये जो थे वो अच्छे कंटेंट वाले सिनेमा थे। तो वो किसने आर द टू फिल्म्स सत्यजीत रे वॉज बॉर्न ऑन, उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 मई 1921 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? द टेक्नीशियंस विल डैश द टूल्स। टेक्नीशियन जो है वो अपने टूल्स को क्या करते हैं? वो ब्लेम करते हैं, वो अपना आरोप उस पर लगाते हैं कि टूल्स की वजह से हम अच्छा सिनेमा नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ। इस स्टोरी में, इस ऐसे में, ये जो सत्यजीत रे का जो ये व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स है, इसमें इंडियन फिल्म्स को किससे कंपेयर किया गया है? कंपेयर करना का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो भारतीय सिनेमा की किससे तुलना की गई है? तो उसकी यहाँ पे आपको हॉलीवुड तो है नहीं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वेस्टर्न मूवीज़। वेस्टर्न मतलब जो पश्चिमी देशों का जो भी विदेशी फिल्में जो है, तो उनसे उसको क्या किया गया? उसकी तुलना की गई है विथ वेस्टर्न फिल्म्स। वेस्टर्न फिल्म से उसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट है, इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो हॉलीवुड के बाद किस पोजीशन पे आता है? तो ये हॉलीवुड जो है वो किस पोजीशन पे आता है? वो 2nd पोजीशन पे आता है। मतलब फिल्म प्रोडक्शन में हॉलीवुड का 1st रैंक है और 2nd के किसका? इंडियन फिल्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल, एन ईडियम, अ शॉर्ट ऑफ डैश ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। तो अब लास्ट में जो कुछ पैराग्राफ्स में वो भारतीय सिनेमा में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वीकनेस है, उसकी बात करते हैं, और लास्ट में वो थोड़ा सजेशन देते हैं। सजेशन मीन्स क्या होता है? वो सलाह देते हैं कि अगर हम जो भारतीय सिनेमा में किस तरह की जो सिनेमा बनेंगी तो वो जो है वो अप्रोप्रिएट होगा, या फिर वो क्या होगा? वो फेमस होगा, वेल नोन होगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक स्टाइल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टाइल होना चाहिए, किसी की कॉपी इमिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। एन ईडियम और शॉर्ट ऑफ, और सिनेमा में क्या जो उसकी जो और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है वो है अ शॉर्ट ऑफ आइकनोग्राफी। आइकन्स इमेज का जो ये होता है, तो उसमें आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा कि उस स्टाइल, एन ईडियम और शॉर्ट ऑफ आइकनोग्राफी, ये चीज़ क्या है भारतीय सिनेमा के लिए ज़रूरी है। तभी क्या होगा? उसे यूनिक और रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, मतलब कि तभी उसे भारतीयता की एक जो है ना वो पहचान मिलेगी। तो इसमें ये तीनों चीज़ जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रे रिसीव्ड अवार्ड्स। इनमें से वो कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म जो होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें उन्होंने जो अवार्ड्स रिसीव किया था, तो वो कौन कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स थे? तो मैंने आपको अर्लियर ही बताया कि वो वेनिस,
बर्लिन और कांस, ये तीनों फिल्म फेस्टिवल पे उन्हें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इन तीनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डैश इज़ नेसेसरी फॉर इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के लिए किस चीज़ की सिंप्लिसिटी ज़रूरी है, वो बिल्कुल साधारण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो स्पेशल नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, किस चीज़ को सिंपल होना चाहिए, जो इंडियन सिनेमा का जो कंटेंट है, उसका जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेंट मीन्स जो कंटेंट जो है वो साधारण होना चाहिए, वो आम लोगों से जुड़ा होना चाहिए, जो कि भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट जो है वो उसका सिंपल होना चाहिए। विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन सत्यजीत रे एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। एक जो डॉक्टरेट की डिग्री जो होती है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है, और वो डिग्री उनको कौन से यूनिवर्सिटी से मिली थी, तो मैंने बताया था बच्चों, वो कौन सा यूनिवर्सिटी था, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, वहाँ से ही उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। यस, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारी जो चैप्टर की जो मेन जो पॉइंट्स है वो इसमें आ जाती है। ये है कि अकॉर्डिंग टू द एसे, इस एसे के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस एसे या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग गलत है, फॉल्स है। फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत। तो फर्स्ट इस पर आप चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि एक करेक्ट आंसर लग रहा है और आप उसको ऑप्शन को टिक कर दिया, ऐसे में आपके आंसर क्या होंगे, मिस्टेक हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट क्या है कि द इंडियन म्यूजिक इज़ लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। तो ये आपका चैप्टर में दिया हुआ है कि भारतीय म्यूजिक जो है इम्प्रोवाइजेशनल है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका करेक्ट है, ये तो फॉल्स नहीं है। अब दूसरा है द फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ क्वांटिटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। अब ये लाइन भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा या इसके एमसीक्यू में आपने देखा कि फिल्म प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो हॉलीवुड के बाद वो सेकंड पोजीशन पे आता है। तो ये सेंटेंस भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सही है। नेक्स्ट है द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और इसमें है कि सिनेमा भी जैसे और जो दूसरे जो क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है, जो कला के जो रूप है, सिनेमा को एक कला का रूप कहा गया है, तो उसकी तरह वो भी सिनेमा जो है वो क्या करते हैं, उन्हें भी वो रिस्पेक्ट मिलता है, वो सम्मान मिलता है, जैसे आर्ट के और दूसरे फॉर्म को, पेंटिंग हो, पोइट्री हो, या और भी जो भी आर्ट फॉर्म होते हैं, डांस फॉर्म या जो भी आर्ट फॉर्म है, तो उन सब में एक सिनेमा को भी क्या मिलना चाहिए, एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, ये भी आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है, इस स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिनेमा क्या है जो वो कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, जो साइंस के जो लॉजिक है उसको वो कंबाइन नहीं करती है। यहाँ पे डज नॉट है, लेकिन आपने पढ़ा कि वो सब चीज़ का क्या एक कंबाइन फॉर्म है ना। सिनेमा किस, एक तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसमें, और दूसरे उसमें आपने देखा कि उसमें साइंस भी है, पोइट्री भी है, म्यूज़िक भी है, हर आर्ट का फॉर्म उसमें कंबाइन होता है। और आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सिनेमा डज नॉट कंबाइन, मतलब ये कंबाइन ऐसा इन सबको वो साइंस को लेकर नहीं चलती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा कि द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। अगर यहाँ पे रहता कि द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या निगेटिव सेंस हो गया, डज नॉट हो गया कि इसमें साइंस का कुछ भी साइंस से जुड़ा हुआ ये नहीं होता, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा। तो अभी हमने इस चैप्टर के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एक्सेप्टेंस स्पीच। वो किनके द्वारा लिखा गया है, वो किनके द्वारा लिखा गया, आंग सान सूकी, सान सूकी।
अब इनका नाम आप देख रहे हो कि ये थोड़ा डिफरेंट है ना, क्योंकि ये क्या है कि कोई इंडियन राइटर नहीं है, ये कहाँ की है, ये बर्मीज़ राइटर है। ये कौन है, बर्मीज़। बर्मीज़ मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को हम लोग इंडियन बोलते हैं, अमेरिका के रहने वाले लोग को अमेरिकन बोलते हैं, चाइना में रहने वाले लोग को चाइनीज़ बोलते हैं, तो उसी तरह जो बर्मा में रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, बर्मीज़ पीपल कहते हैं। तो आंग सान सू की कौन थी, एक बर्मीज़ थी, वो बर्मा की रहने वाली थी, और उनका जो बर्थ है वो 19 जून 1945 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमने राइटर के बारे में। और ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, आपको नाम से ही टाइटल क्या सजेस्ट कर रहा है, स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है, स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। तो एक्सेप्टेंस स्पीच, ये इसका ऐसा नाम क्यों है बच्चों, क्योंकि ये जो आंग सान सू की है वो एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, और ये वहाँ पे बर्मा के लोग जो हैं वहाँ के, वो क्या है, गुलाम है, उनके ऊपर किसी दूसरे कंट्री का शासन है। तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो प्लाइट है, उनकी जो अवस्था है वो बहुत पिटिएबल है, बहुत दयनीय है। तो उनको फ्रीडम दिलाने के लिए, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करने के, क्योंकि वहाँ पे क्या था, डिक्टेटरशिप था, तानाशाही थी, वहाँ पे किसी दूसरे का शासन था, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का ही शासन होता है ना, हम में से ही कोई मेंबर जो है वो चुनकर आते हैं और वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये आंग सान सू की जो वहाँ की एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, ये वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वहाँ पे डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वो जो स्ट्रगल करती है, ताकि वहाँ के लोगों की जो प्लाइट है, जो उनकी जो अवस्था है उसमें सुधार आए, इम्प्रूव करे वो, तो इसके लिए वो बहुत स्ट्रगल करती है। और इस स्ट्रगल में उसे वो जीत भी मिलती है, और उनके इस स्ट्रगल को बहुत क्या क्या अप्रिशिएट किया जाता है। और इसको अप्रिशिएट करने के लिए उनको क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया जाता है, नोबेल प्राइज़। आपको बच्चों पता है कि ये जो नोबेल प्राइज़ है ये बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है ना, नोबेल प्राइज़। तो उनको ये किस क्षेत्र में मिला था, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वो उन्हें ये अवार्ड, जो कि ये देश का एक बहुत बड़ा ये अवार्ड है, देश विदेश में कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो ये अवार्ड दिया गया था, और उस दिन का जो वो डेट था वो 10 दिसंबर 1991 था। और जो प्लेस का जो नाम था, जिस जगह पे उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, वो जगह ओस्लो था। और 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, इस दिन ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस जो होता है, ह्यूमन राइट्स डे। तो 10 दिसंबर को, जो कि वो कौन सा डे होता है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन डे होता है, जिसपे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो उस दिन मनाया जाता है। तो उस दिन ही 10 दिसंबर को उन्हें, कौन सा ईयर था, 1991 1991 में ओस्लो में उन्हें जो उन्हें कौन सा प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, फॉर पीस के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इस नोबेल प्राइज़ को लेने के लिए ये जो आंग सान सू की है वो उस समारोह में, वहाँ जो वो सेरेमनी जो हो रही थी उसमें वो प्रेजेंट नहीं रहती है। कौन प्रेजेंट नहीं रहती है, आंग सान सू की प्रेजेंट नहीं रहती है। और आंग सान सू की कौन है, आंग सान सू की एक बर्मीज़ है, और उसके अलावा वो कौन है, वो क्या है, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। क्या है वो, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। इसके अलावा वो किस चीज़ की लीडर है, एक नेता है, किस चीज़ की, जैसे इस नाम को याद रखोगे, वो किस के लीडर है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये एक पार्टी है, जैसे हमारे कंट्री में भी ना, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे जो राजनीतिक दल है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भाजपा है, जदयू है, या और भी बहुत सारे पार्टी है। उस तरह ही वहाँ पे बर्मा में एक पार्टी थी, उसका नाम क्या था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी
इसकी ही वो क्या थी, लीडर थी। दो चीज़ याद रखना, फर्स्ट वो क्या थी, एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने काम किया था, और वो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की लीडर थी। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए तो बहुत संघर्ष किया था, तो उन संघर्ष को एप्रिसिएट करने के लिए उन्हें ये प्राइज़ दिया गया था। और जिस दिन उनको ये प्राइज़ दिया गया था तो इसे रिसीव करने ये खुद नहीं आ पाई थी, आंग सान सू की नहीं आ पाई थी, क्योंकि ये क्या थी, उस समय इनकार्सिरेटेड थी, मतलब कि उस टाइम में वो जेल में बंद थी, तो इसके कारण कि वो इस अवार्ड को रिसीव करने वो नहीं आ पाती है। और उनके बिहाफ में उनका जो बेटा रहता है, वो बिहाफ ऑफ आंग सान सू की, इसके नाम बच्चों थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप 1 से 2 बार इसे अगर लिख लोगे तो फिर आपको ये स्पेलिंग के साथ ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो ये आंग सान सू की के बिहाफ में उनका जो बेटा है, हर सन, कौन, उनका बेटा, और उसका नाम क्या होता है, उसके बेटे का नाम रहता है अलेक्जेंडर एरिस, अलेक्जेंडर एरिस, ये उनके बेटे का नाम होता है, और उनका बेटा ही इस अवार्ड को रिसीव करता है। और उस फंक्शन में वो जब भी किसी को अवार्ड दिया जाता है तो उसके लिए जो स्पीच बोले जाते हैं, तो ये उसी का स्पीच है कि अलेक्जेंडर एरिस ने उस दिन जो लोगों को, वहाँ के लोगों को जो एड्रेस किया था, उनको जो भाषण दिया था, तो ये वही भाषण का ये फॉर्म है, या एज इट इज़ वही भाषण है। और इसमें अलेक्जेंडर एरिस जो है वो सिर्फ वो अपनी मम्मी को, जो उनकी माँ थी आंग सान सू की, सिर्फ उसे ही वो इसका क्रेडिट नहीं देते हैं, बल्कि वो कहते हैं, फर्स्ट ही लाइन में वो कहते हैं कि मैं उनके बिहाफ में ये जो अवार्ड ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर माँ यहाँ पे होती, यानी आंग सान सू की अगर यहाँ पे होती, तो वो सिर्फ इसका श्रेय वो अपने आप को नहीं देती, बल्कि ये जो अवार्ड है उनको पूरे कंट्रीमैन के नाम पे, वहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए, और वो जो भी लोग, चाहे वो लीडर हो या वहाँ का कॉमन पीपल हो, जिसने भी उनको वहाँ पे इस संघर्ष में मदद किया, ये उन सब के नाम पे ये अवार्ड है। तो इस तरह से वो अपने इस स्पीच को स्टार्ट करते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट आंग सान सू की एंड हर स्ट्रगल फॉर बर्मा। वो अपने बर्मा में डेमोक्रेसी दिलाने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो संघर्ष करती है, उसकी ये पूरी कहानी है। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। अब हम इसके MCQ की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच के जो वो राइटर है वो कौन है, तो इसकी राइटर कौन है, आंग सान सू की इसकी राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग सान सू की वॉज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। वो बर्मा में किस चीज़ के लिए वो फाइट करती है, वो लड़ाई करती है, या उनके फेवर में वो रहती है, तो वो क्या होगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब बर्मा में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो एक किसी का एक अपना शासन होता है, वो जो कहे हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो जो उसका रूल होगा उसी रूल के अकॉर्डिंग। मोनार्की जहाँ पे राजा का शासन होता है, टायरनी जहाँ पे आप कह सकते हो जो सिचुएशन बहुत केओस रहता है ना, सब कुछ बहुत अपसेट होता है, तो वहाँ पे उसे टायरनी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंग सान सू की जो है वो बर्मा में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल पीस प्राइज वॉज गिवन टू आंग सान सू की इन, ये जो प्राइज़ है वो उनको कौन से ईयर में मिलता है, 1991 में। कहाँ पे मिलता है, ओस्लो में मिलता है, 10 दिसंबर 1991 में उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, एरिस फर्मली बिलीव्ड मतलब क्या होता है, विश्वास। उनका ये विश्वास था, वो जो उनका फर्मली ये दृढ़ विश्वास था, दैट हिज फर्मली मतलब दृढ़ होता है ना, दृढ़, तो ये उनका वो दृढ़ विश्वास था दैट हिज मदर वुड हैव accepted the prize for all the dash of Burma, not for herself। और वो कहते हैं कि उनका ये विश्वास था कि जो उनकी माँ जो है वो सिर्फ ये बर्मा को, वो सिर्फ उसके लिए, यहाँ पे हर सेल्फ मतलब ये आंग सान सू की के ये यूज़ हुआ है, तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि वहाँ के पीपल ऑफ बर्मा, यानी वहाँ के लोगों के लिए भी था, पीपल ऑफ बर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग सान सू की इज़ अ फेमस, वो कौन सी पॉलिटिशियन है, कौन सी वो राजनीतिक जो है वो कहाँ की है, वो बर्मीज़ पॉलिटिशियन है, वो कहाँ बर्मा की है, जिसका कि पहले क्या म्यांमार नाम था ना, तो उसे वो बर्मी की पॉलिटिशियन है, बर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आंग सान सू की ये बच्चों यहाँ पे बॉर्न है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा, ये BORN है, बॉर्न। तो उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म कब हुआ था, 19 जून 1945 को। और आंग सान सू की वो क्या है, वो क्लासिकल डांसर है, रिवोल्यूशनरी है, पोइटेस है, कवित्री है, या फिर वो क्या है, वो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। और इसके अलावा वो किस पॉलिटिकल पार्टी की वो लीडर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सू की, तो वो किसकी लीडर है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और बच्चों ये इंग्लिश है, पहले से ही आप इसमें इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं करते हो, तो अब अगर आप सोचोगे कि एक बार सुन के आप क्लास के सारी चीज़ों को जान लोगे, समझ लोगे, तो ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को थॉरोली आप लिख के अपने कॉपी में सारे जो भी क्वेश्चंस है उनको आप लिख के उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपका वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप एक बार इसको चैप्टर को भी ज़रूर पढ़ोगे। हु इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू आंग सान सू की, ये जो नोबेल प्राइज़ जो आंग सान सू की को मिला था उसको किसने रिसीव किया, उसे किसने लिया था, तो उनके सन ने, सन मीन्स क्या होता है, बेटा, तो उनका बेटा लिया था अलेक्जेंडर एरिस, तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose dedication and personal sacrifice come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। तो इसमें कह रहा है whose मतलब किसकी, डेडिकेशन मतलब क्या होता है, जो आप कह सकते हो बलिदान, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण, और पर्सनल सेक्रीफाइस मतलब जो सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान होता है। और किसके डेडिकेशन, समर्पण, या फिर आप कह सकते हो दृढ़ निश्चय जिसे कहा जाता है, तो किसके बलिदान और समर्पण के कारण जो पीपल ऑफ बर्मा थे उनकी प्लाइट मतलब अवस्था, मतलब उनकी जो वहाँ की कैसी सिचुएशन थी, जो वो दयनीय अवस्था थी ना, सब दबे कुचले रहते थे और उन पे बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, अन्याय किया जाता था। तो इन सारे चीज़ों को, यानी बर्मा के लोगों की जो स्थिति थी उसको रिकग्नाइज कराने में, लोगों के सामने आने में किनका डेडिकेशन और पर्सनल सेक्रीफाइस जो है वो उसके लिए वो काम किया था। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंग सान सू की। आंग सान सू की के डेडिकेशन और इसके पर्सनल सेक्रीफाइस के कारण ही जो बर्मा के लोगों की जो स्थिति थी वो लोगों के सामने आई थी। तो किसके डेडिकेशन के कारण, आंग सान सू की के डेडिकेशन के कारण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू आंग सान सू की। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन था जो कि स्टार्टिंग में वो छूट गया था, तो आप यहाँ पे देख लोगे कि इसमें से कौन से प्राइज़ हैं जो आंग सान सू की को दिए गए थे। तो ये तो आपने पहले ही पढ़ा कि उसे नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया गया था, और उसके अलावा उन्हें राफ्टो प्राइज़ और ये जो शाखारोव प्राइज़ है ये दोनों प्राइज़ भी दिए गए थे। नोबेल प्राइज़ तो दिए ही गए थे, उसके अलावा ये शाखारोव प्राइज़ और ये जो राफ्टो प्राइज़ है वो भी उसे दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड टू आंग सान सू की, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों अवार्ड जो हैं वो आंग सान सू की को मिल चुके हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स इन अ मोनेस्ट्री एंड डज नॉट हैव पोजेशंस, एक ऐसा इंसान जो कि मोनेस्ट्री में, मोनेस्ट्री क्या होता है, मठ जो होते हैं ना, मठ जो विहार है ना, मठ, तो वहाँ पे जो रहते हैं, और डज नॉट हैव पोजेशंस मीन उनके पास अपनी पोजेशंस मतलब जो उससे उनकी बिलोंगिंग होती है, जो उनका ट्रेजर या उनकी जो भी जायदाद या एसेट जो भी होता है, तो वो उनके पास नहीं होता, और वो कहाँ रहते हैं, मोनेस्ट्री में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को मॉन्क कहा जाता है। मॉन्क मीन्स क्या होता है, सन्यासी जो होता है उसे क्या कहते हैं, मॉन्क कहते हैं।
तो ऐसे लोगों को जो कि मोनेस्ट्री में रहते हैं और उनका कोई अपना पोजेशंस नहीं होता है, अपनी कोई बिलोंगिंग नहीं होती है, तो उससे क्या कहा जाता है? सन्यासी या मॉन्क कहा जाता है। ये बच्चों आपके ये जो लाइन है लेट अ न्यू एज डैश, ये आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट में, आप जब अपने बुक को जब आप ओपन करोगे तो देखोगे कि सबसे लास्ट की ये लाइन है कि जब वो अपने भाषण को वो कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो लास्ट में वो कहते हैं कि लेट अ न्यू एज डाउन। ये बच्चों बहुत आता है यहाँ पे, इसका सेंस क्या है कि आओ नए युग की वो शुरुआत करते हैं। तो लेट अ न्यू एज डाउन, DAWN, ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में वो कहते हैं कि आओ नए युग की शुरुआत करते हैं, लेट अ न्यू एज डाउन। ये डाउन वो नीचे वाला डाउन नहीं है, DOWN होता है ना उसका स्पेलिंग, ये DAWN है, इसे ध्यान रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड ना, वो कौन सा, वो किस डे में? 10 दिसंबर 1991 को वो डिलीवर किया गया था। और बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल इज़ फॉर, बर्मा का जो ये जो लंबा संघर्ष था, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष, संघर्ष। तो ये जो बर्मा किस चीज़ के लिए वो बर्मा के लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो क्या होगा? वो होगा आंसर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। पीस मीन्स शांति, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी, लिबर्टी, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो वो लोग किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? ताकि वहाँ पे बर्मा में पीस हो, फ्रीडम हो और वहाँ पे क्या हो? डेमोक्रेसी हो। तो वो इसके लिए ही वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कि पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? प्रेशियस मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेशियस का मतलब होता है कीमती। जो चीज़ें कीमती होती है उसे प्रेशियस कहा जाता है। तो आपको पता है कि ये डायमंड, सिल्वर और गोल्ड, ये जो जेम्स हैं, ये ऑर्नामेंट्स इससे बनाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और कीमती होते हैं। तो लेकिन इस चैप्टर में किस चीज़ को इन तीनों चीज़ यानी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कहा गया है? वो क्या, कौन सी चीज़ है? तो बच्चों वो क्या है? इस पर देखो सब में जेन्यून वर्ड, ये दोनों तीनों ऑप्शन में है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस, यानी जो भाईचारे की जो भावना होती है और जो शांति होती है, पीस जो होता है, वो इस तीनों जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए ये आप कह सकते हो जो एलिमेंट है या जो मेटल, डायमंड, सिल्वर और गोल्ड, इनसे भी ज़्यादा इसको क्या बताया गया? इनसे भी ज़्यादा इसको कीमती बताया गया है। Who delivered the acceptance speech? एक्सेप्टेंस स्पीच को डिलीवर किसने किया था? ये इस पर आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसमें किसने, आंग सान सू की तो डिलीवर नहीं की थी क्योंकि उस टाइम पे वो इनकार्सिरेटेड थी, वो जेल के अंदर बंद थी। तो वो कौन डिलीवर किया था? अलेक्जेंडर एरिस, जो उनका बेटा था, उसने ही इस स्पीच को डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ, वो किसके नेम पे एक्सेप्ट किया गया था? फॉर बर्मीज, यानी पीपल ऑफ बर्मा के लिए। नेक्स्ट, द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड। आज, टुडे मीन्स क्या होता है? आज, यानी कि अब जो है वहाँ पे स्थिति क्या है? बदल गई है। अब वहाँ के लोग जो हैं वो अपने सर को बहुत अ लिटिल हायर, वो अब अपने सर को ऊंचा करके रह सकते हैं, मतलब कि वो भी एक प्रतिष्ठा के साथ वहाँ पे अपने जीवन को बिता सकते हैं, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड अ लिटिल हायर। इसके सम्मान के साथ रहना, अगर हमें सम्मान मिलता तभी तो हम सिर ऊंचा करके चलते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ लिटिल हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवेंट्स इन ओस्लो टू अवार्ड नोबेल पीस प्राइज फेल ऑन द डे ऑफ। कि मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो ओस्लो में जो वो नोबेल पीस प्राइज़ जो उन्हें दिया गया था, तो उस दिन कौन सा डेट था? 10 दिसंबर था, 10 दिसंबर का वो दिन था। और उसको हम लोग किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। तो इस दिन ही उन्हें ये अवार्ड देने का फैसला लिया गया था, डिसाइड किया गया था।
और आपको चैप्टर में एक और पर्सन का नेम आता है, जेवियर परेज डी स्यूलर। ये कौन थे? वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उस समय यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? जेवियर परेज डी स्यूलर। वो कौन से जगह के थे? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इनकार्सिरेटेड मीन्स, इनकार्सिरेटेड का मतलब क्या होता है? जेल्ड, मतलब जेल में बंद। This line or this question is also VVI, very very important. Humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war was said by। ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। आप कह सकते हो जैसे फिल्मों का डायलॉग होता है ना, तो उसी तरह ये किसका डायलॉग है? वॉर, कि ह्यूमैनिटी को किसी चीज़ से वो मिडनाइट ऑफ रेसिज्म, स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है? जो किसी पे, जो किसी खास संप्रदाय या इसके कारण जो किसी को स्पेशल समझा जाता है, तो वही चीज़ होता है। तो उन्होंने ये इन सब के वो बिल्कुल खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। तो उन्होंने कहा था, किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि ह्यूमैनिटी जो है वो कैन नो, ह्यूमैनिटी मीन्स क्या होती है? मानवता। ह्यूमैनिटी मीन्स क्या होती है? मानवता। तो उन्होंने से क्या कहा है कि ये जो है ट्रेजिकली बाउंड टू बी स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। इन सारे चीज़ों से वो क्या है? परे है। इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। मानवता जो होता है, मानवता जो होती है वो हर किसी को, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कास्ट, क्रीड के अकॉर्डिंग या कलर के अकॉर्डिंग, किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करती, उसमें भेदभाव नहीं करती है। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी जो होती है इन सारे चीज़ों से, रेसिज्म और वॉर से, युद्ध से, वो क्या होती है? परे होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। बिहाफ ऑफ हिज मदर यानी कि उन्होंने अपने माँ के बदले में ना, उनके बिहाफ में क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि शी वॉज इम्प्रिजन्ड, क्योंकि उस समय वो क्या थी? क्योंकि वो उस टाइम में जेल में बंद थी। और हु इज़ द होप ऑफ बर्मा? बर्मा के होप कौन है? किनकी आशाएं जो है, बर्मा की आशाएं किनसे जुड़ी हुई है? वहाँ के यंग पीपल से, वहाँ के जो नव युवक हैं उनसे उनकी आशाएं जो है वो जुड़ी हुई है। तो द होप ऑफ बर्मा इज द यंग पीपल ना, वहाँ के जो यंग नव युवक हैं वही उनके लिए क्या है? आशा है। तो बच्चों ये यहाँ पे हमने इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को, 2 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा। तो आप एक बार फिर इसे रिकैप करोगे, देखोगे पीछे जाकर, और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दोनों चैप्टर के कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द, ये फर्स्ट में आपका व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से, और इसके बाद आपका एक्सेप्टेंस स्पीच का है। तो ये जो क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। तो फिर से एक बार आप फ्लैशबैक में जाइए। मैंने जो फर्स्ट चैप्टर को जो आपको डिस्कस किया था उसमें बताया था कि कौन सा जो है वो आर्ट का पोटेंट, मतलब बहुत शक्तिशाली और बहुमुखी कला को बताता है। तो द सिनेमा इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर इंडियन फिल्म्स शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स अगो। अब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश। अब्रॉड मीन्स विदेश। तो और फ्यू डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है बच्चों 10 साल का एक डिकेड होता है, 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है। तो कहते हैं कि क्या कुछ डिकेड्स पहले क्या वहाँ जो भारत के फिल्मों को क्या अब्रॉड में, विदेशों में दिखाया जाता था? तो पहले क्या कहोगे? नहीं। लेकिन अभी क्या है? अभी बहुत सारे फिल्म देखते हो कि वो फॉरेन कंट्री में भी लोग देखते हैं, दूसरे देशों में भी जो भारतीय सिनेमा को देखा जाता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि फ्यू डिकेड्स अगो, बहुत साल पहले, मतलब कई 10 साल पहले, तो नो इंडियन फिल्म्स वर नॉट शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स अगो। बहुत साल पहले भारतीय सिनेमा को नहीं दिखाया जाता था। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से ही था, तो आप उसे इजीली याद रखोगे। ये जो क्वेश्चन है, हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन अ बैड मॉडल। क्या जो अमेरिकन फिल्म है, जो अमेरिका की जो फिल्में हैं, वो एक बैड मॉडल है? मॉडल मीन्स क्या होता है? कोई ऐसा मॉडल जो इसके कि हमें कॉपी करने की ज़रूरत है या वो हमें इंस्पायर करती है। लेकिन यहाँ के सिनेमा को उन्होंने बैड मॉडल कहा है, ये प्रेरणा के लायक नहीं है। तो इसका क्या कारण है? गिव वन रीज़न,
या रीज़न का मतलब क्या होता है, एक कारण बताइए कि क्यों अमेरिकन फिल्मों को बैड मॉडल कहा गया है, मीन्स कि उसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, येस अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन अ बैड मॉडल, अमेरिकन फिल्म को एक बैड मॉडल कहा गया है। बैड मीन्स क्या होता है, बुरा, गंदा। और अमेरिकन फिल्म्स शो अ वे ऑफ लाइफ दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल एक्सपीरियंस इन इंडिया। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव। तो कहते हैं कि अमेरिकन फिल्म जो है वो बैड मॉडल उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि ये यहाँ जो फिल्मों में, अमेरिकन फिल्मों में जिस तरह के लाइफ को दिखाया जाता है, जिस तरह के जीवन को दिखाया जाता है, दैट इट इज़ वेरी डिफरेंट। ये बिल्कुल किस चीज़ से, जो भारत में जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनका जो अनुभव है उससे वहाँ की सिनेमा जो है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो इसलिए उसे बैड मॉडल कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है बच्चों, से आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन वन थिंग और फीचर विच इंडियन फिल्म्स नीड। वो कहते हैं कि इसमें राइटर के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि भारतीय सिनेमा को उसकी कि वन थिंग दैट इंडियन फिल्म्स नीड इज टू डेवलप देयर ओन यूनिक स्टाइल और आइडेंटिटी। तो सबसे पहले किस चीज़ को विकसित करने की ज़रूरत है, डेवलप करना मतलब क्या होता है, विकसित करना। तो सबसे पहले तो भारतीय सिनेमा को अपना ओन स्टाइल, जो उनको अपनी आइडेंटिटी जो है, अपनी पहचान जो है वो बिल्कुल अलग और सारे सिनेमा से उन्हें बनानी पड़ेगी। दे शुड हैव अ वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज विच वुड शो द कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री। उन्हें इस तरह की सिनेमा बनाना पड़ेगा जिसमें कहानी किस चीज़ से जुड़ा हो, जो कि उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी परंपरा को। ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है, परंपरा, और कल्चर मीन्स क्या होता है, संस्कृति। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब जो मूल्य होते हैं, मीन्स जो हमारा वो आप कह सकते हो जो नैतिक मूल्य जो होते हैं, तो वो वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री, इस चीज़ पे क्या होगा, बेस्ड होना पड़ेगा। उसको इस तरह की कहानियाँ लिखनी पड़ेंगी या कहानी बनानी पड़ेंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है कि डू इंडियन फिल्म मेकर्स पॉजेसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। क्या भारतीय सिनेमा निर्माता जो हैं उनके पास सिनेमा को बनाने के लिए सिनेमा मेकिंग के जो प्राइमरी टूल्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं, वो क्या अवेलेबल हैं? तो यस, इंडियन फिल्म मेकर्स डू हैव द बेसिक टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग का जो बेसिक टूल्स होता है वो उनके पास अवेलेबल है। अब वो बेसिक टूल्स क्या होता है, तो दीज इंक्लूड थिंग्स लाइक कैमराज, लाइट्स और जितने भी साउंड इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे वहाँ के क्या हैं, ये किसी भी सिनेमा को बनाने के सबसे प्राइमरी टूल्स है, सबसे ज़रूरी चीज़। तो अब हम उसके जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट थे, आपको तो ये पीडीएफ फिर आपको शेयर किया ही जाता है, तो उसमें आप जो और भी बचे हुए आंसर्स है वो आप देख लोगे। इसमें मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको एक्सप्लेन। ये किस चैप्टर का है, ये एक्सेप्टेंस स्पीच का है। ये किसका है, एक्सेप्टेंस स्पीच का है, ये जो कि आंग सान सू की के द्वारा लिखा गया है। तो उसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई वॉज अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। इसमें अलेक्जेंडर एरिस जो कि आंग सान सू की का बेटा है, तो वो क्यों उसके बिहाफ पे, उसके बदले में वो उस अवार्ड को क्यों रिसीव करता है? तो अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। यहाँ तक तो बच्चों आपके क्वेश्चन सही हैं। अब आगे का जो मेन आंसर है क्या है कि आंग सान सू की इन पर्सन बिकॉज सर्कमस्टांसेस प्रिवेंटेड हर फ्रॉम अटेंडिंग द सेरेमनी। उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थी, सर्कमस्टांसेस मतलब क्या होता है, परिस्थिति। उस समय का जो परिस्थिति था, क्या परिस्थिति थी, वो तो जेल के अंदर बंद थी ना, तो इसलिए वो उनको इन पर्सन मतलब लोगों के बीच में आकर उस अवार्ड को रिसीव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991? किसे ये अवार्ड दिया गया था? तो आंग सान सू की वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर इनकार्सिरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस चैप्टर के, इसको याद रखोगे, पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जिसे कि बहुत कॉस्टली बताया गया और इसके लिए ही वो आंग सान सू की जो है जिसने वो स्ट्रगल किया था. तो क्या सिर्फ वो आंग सान सू की जेल के अंदर बंद थी? तो नहीं बच्चों, उसका क्या आंसर होगा कि आंग सान सू की अलोंग विथ, अलोंग मतलब क्या होता है? साथ में, मतलब किसी चीज़ के साथ में जो और होते हैं. तो अलोंग विथ किनके लिए? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, जो भी राजनीतिक जो उसमें एक्टिविस्ट थे, जो नेता थे, लीडर्स, एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स. और ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? वहाँ के जो आम नागरिक, जो आम जनता थी. सिटीजन मतलब क्या होता है? सिटीजन मतलब होता है नागरिक. Fighted for democratic reforms and human rights in Burma were incarcerated. मतलब कि सिर्फ आंग सान सू की ही जेल के अंदर बंद नहीं थी, उसके अलावा वो सारे लोग जो वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में उनका जो हेल्प किया था, उनके जो सपोर्टर थे, वो सारे लोग भी जेल के अंदर बंद थे. और उनके सपोर्टर में कौन कौन से लोग थे? जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो नेता थे, और वहाँ के जो ऑर्डिनरी साथ दिया था, सब क्या थे? वो सब जेल में बंद थे, वो सब इनकार्सरेट कर दिए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन? इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी थी, वो सब ने चेयरमैन को क्यों अपलॉड किया था? अपलॉड करना मतलब क्या होता है? उसकी तारीफ करना या प्रशंसा करना. क्या होता है? प्रशंसा करना. अपलॉडेड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना. तो वो क्यों मिस्टर चेयरमैन को वो उसकी तारीफ़ करती है? क्योंकि बच्चों, जब भी जैसे आपके स्कूल में कोई अवार्ड किसी चीज़ के लिए, पढ़ने में अच्छा हो या खेल में अच्छा हो, तो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल और टीचर्स उसे डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को अवार्ड देना आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. उसी तरह जब बड़े बड़े जो प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं, तो उनके लिए जब किसी का नाम को नॉमिनेट किया जाता है, तो एक जूरी या वहाँ पे कुछ मेंबर होते हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किन्हें ये अवार्ड देना चाहिए. तो उसमें जो, इसलिए वो जो चेयरमैन थे उसके, तो उसको लोगों ने क्यों अपलॉड किया, उनकी तारीफ़ क्यों की गई थी? तो द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन फॉर द चॉइस ऑफ हिज कमिटी. उन्होंने जो आंग सान सू की का नाम जो सजेस्ट किया था, तो उनके इस डिसीज़न को उसे बहुत अपलॉड किया गया था, उसको अपलॉज किया गया था, उसकी बहुत तारीफ़ की गई थी. तो क्या आंसर हो जाएगा? फॉर द चॉइस ऑफ द कमिटी. उन्होंने जो उसे सेलेक्ट किया था, उसके लिए लोगों ने उनकी तारीफ़ की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? इस चैप्टर में किस चीज़ को डायमंड, सिल्वर, हीरा, जवाहरात, सब चीज़ से जो ऊपर बताया गया है उससे भी ज़्यादा कीमती बताया गया, तो वो क्या है? तो द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस. जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस जो है वो आर मोस्ट प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड. इन सारे चीज़ों से उसे ज़्यादा कीमती. तो बच्चों, आज के क्लास में हमने 2 चैप्टर को डिस्कस किया. आई होप कि ये दोनों चैप्टर आपको क्लियर हो गए होंगे. और नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ फिर क्लास को